हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, आज थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, फिर भी लेट सेट पहुंच ही गया हूं। तो आज डिस्कशन करते हैं कल के टेस्ट सीरीज का, एकदम बेहतरीन और ज़बरदस्त डिस्कशन। बस आखिरी तक बने रहें, आपको बहुत कुछ सिखा देंगे दोस्त, बहुत कुछ सिखा देंगे, जैसा कि आप इस चैनल से परिचित हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्त, पहली बार हैं और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पक्का दोस्त कर दे, पक्का कर दे, क्योंकि बहुत कुछ आपको सिखाने का एक बेहतरीन प्रयास करते हैं दोस्त पिछले कई महीनों से, और लगातार जारी रहेगी एकदम फ्री, बिल्कुल फ्री में, जब तक संभव होगा तब तक देते रहेंगे दोस्त। तो अपना प्यार जैसे इस भाई पर बना रहे, इस चैनल पर बनाए हुए हैं, बस वैसे ही बनाए रखें। और अगर आपको एकदम डीपली पढ़ाई चाहिए, हदों का हद एकदम बेहतरीन, समझ में आ रहा है ना, 2022 में अगर आप चाहते हैं कि सरकारी शिक्षक बने, एक क्वालिटी वाला शिक्षक बने, तो आइए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा। हमारी जो 2 बैचें हैं वो चल रही है, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन बैचें चल रही है। एक बैच सुबह 7:30 से 10 बजे तक और दूसरी जो बैच है वो 3 बजे से 5:30 बजे तक, एकदम बेहतरीन और जहन में उतार देने वाली दोस्त, समझ में आ रहा है ना, वो वाली पढ़ाई जो क्लास में ही सिखा देंगे, क्लास में ही सिखा देंगे, ऐसी पढ़ाई दे रहे हैं दोस्त। और कंप्यूटर पर ऑनलाइन की भी सुविधा अपने क्लास में ही है, बिल्कुल सीटेट एग्जाम पैटर्न की तरह दोस्त, बिल्कुल। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं बेहतरीन, यूनिक, और बोले ना सिखा देंगे दोस्त, बस आखिरी तक। जय हिंद और जय भारत तक टिके रहे दोस्त, सब सिखा देंगे, बस आखिरी तक आप बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने टेस्ट सीरीज दिया होगा, अभी भी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। टेस्ट कल ही और हर सैटरडे को टेस्ट यहाँ पर आयोजन किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो थोड़ा इधर देखिएगा, बोर्ड को देखिए, मेरा आना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन और ध्यान दीजिए, आपको बोर्ड पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्त, आप वहां से क्वेश्चन पढ़िए, हम अपने मोबाइल से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और देखिएगा एकदम सिखा देंगे दोस्त, यही सिखा देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ें। यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है? और पहला ऑप्शन है 53, दूसरा ऑप्शन है 43, तीसरा ऑप्शन है 33 और चौथा ऑप्शन है 23। तो इनमें से एक ऑप्शन सही होंगे। तो बताइए, एक कोई संख्या है, अरे सुनिए ना दोस्त, एगो कोनो संख्या है, वो क्या है जानते हैं? 31 से उतनी बड़ी है, मतलब 31 से बड़ी है, ये पता चला। जो संख्या है वो 31 31 से बड़ी है, एकदम दिया हुआ है, 31 से बड़ी है और 75 से छोटी है। तो इसका मतलब ये भी तय हो गया कि 31 से बड़ी मतलब 32, 75 से छोटी मतलब 74, मतलब हो गया, समझ रहे, 32 से लेकर के 74 तक के बीच का आंसर होगा। तो जो ऑप्शन आप बोर्ड पे दिख रहा है वो सब ऑप्शन समझिए 31 से बड़ी है, तो आप ध्यान दीजिए ऑप्शन डी पर। आप ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन डी जो है वो 23 है, जो 31 से छोटी है। तो क्या डी होगा? अरे दोस्त डी नहीं होगा, डी को छांट दिए। लेकिन अब बात करते हैं सी जो 33 है, बी जो 43 है और ए जो 53 है, जो 31 से बड़ी तो है और संगे संगे 75 से छोटी भी है। इसका मतलब क्वेश्चन पढ़ने पर सिर्फ एक ऑप्शन छांट पाए, लेकिन 3 गो तो नहीं छांट पाए, तो पक्का बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सुनिए क्या बता रहा है, इधर ध्यान दीजिए। ये जो संख्या है, इधर ध्यान दीजिए, ये जो संख्या है, इस संख्या क्या है? अरे दोस्त 31 से बड़ी है, 31 से बड़ी है। तो लो इधर 31 मैंने लिख दिया, इससे बड़ी होनी चाहिए और संगे संगे 75 से छोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन दिया हुआ है सवाल में। तो ये जो संख्या है ना, अरे वह बोल रहा है निकालने के लिए दोस्त, वह बोल रहा है निकालने के लिए। तो सुनिए बताते हैं, सुनिए देखिए। अरे मान लेते हैं, सुनिए इधर देखिए हम कैसे बना रहे हैं। कोई संख्या है जो 31 से बड़ी है,
कोई संख्या है जो 31 से बड़ी है, तो इसका मतलब 31 प्लस एक्स होगा, 31 प्लस एक्स होगा। तो यहां पर संख्या क्या होगी? 31 प्लस एक्स, न कि एक्स। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 31 से बड़ी है तो मान लेते हैं कि x जो है ना वो 31 से बड़ी है। सुनिए सुनिए क्या बता रहे हैं, वो जो 31 से बड़ी है, समझिए 31 से बड़ी है, इसका मतलब समझिए 31 से बड़ी है तो 31 प्लस x मान लीजिए, 31 से बड़ी है। चलिए अब 75 से छोटी है। अरे सुनिए दोस्त, 75 से छोटी है तो 75 माइनस एक्स कर दिए, उस केस पर जाकर दोनों बराबर हो जाएंगे, तबे नहीं इक्वेशन होगा। लो इक्वेशन बना दिया। और बोलेगा एक्स संख्या है, नहीं नहीं दोस्त, एक्स संख्या नहीं है, वो जो संख्या है वो 31 प्लस एक्स है या 75 माइनस एक्स है। समझ में आ रहा है क्या बोले? एक माना कि एक्स जो 31 से बड़ी है तो 31 प्लस एक्स मान लीजिए। संख्या जो 75 से छोटी है तो वह संख्या 75 माइनस भी एक्स हो सकता है, और उस केस में एकदम बराबर हो गया। नहीं समझ में आ रहा है? एक और तरीका बताएंगे दोस्त, दूसरी मेथड, सेकेंड मेथड भी बनाएंगे। अब वो समझिए, इधर देखिए, इस मेथड से माना कि m1 है, मतलब मेथड 1 है, तो बताइए इधर ध्यान दीजिए कितना होगा दोस्त। ये x इधर आएगा, एगो x पहले से था, इसका मतलब x प्लस x हो जाएगा। इधर क्या है? 75 है और 31, 31 साइन, 31 जब बराबर के उस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो अभी प्लस है और उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यही ना होता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है जब साइड बदलते हैं। तो कितना होगा? 75 माइनस 31, तो यहाँ से कितना निकला? 2x बराबर 5 में से 1 गया तो 4, और 7 में से 1 गया, 7 में से 3 गया तो ये भी 4, तो 2 से काटिए, 22 दूनी 44 होता है। इसीलिए दोस्त x बराबर 22 हुआ। तो ये संख्या है, ये संख्या थोड़ी ना हुआ है, ये 31 से बड़ा थोड़ी है, ये संख्या नहीं है। हम संख्या क्या माने हैं? 31 प्लस एक्स, या नहीं तो 75 माइनस एक्स, किसी में वैल्यू रख दीजिए, वही आंसर आएगा। तो चलिए अब संख्या निकालते हैं। संख्या निकालते हैं तो वो संख्या क्या है? 31 प्लस एक्स है, या तो ऐसे बना लीजिए। देखिए 31 प्लस एक्स कितना है? 22 है, तो 2 1 3 और 3 2 5, एकदम 53 आंसर हो गया दोस्त। एक और बता दें, एक और मेथड नहीं, एक और। 75 माइनस एक्स तो संख्या है ना, तो देखिए इधर 75, अब यही से देखिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी ऐसे लिख सकते हैं ना, 75 माइनस एक्स, तो 75 के जगह 75 और एक्स के जगह कितना? 22 आया है, 22, तो कितना होगा? 5 में से 2 गया तो 3 और 7 में से 2 गया तो 5। लो इस केस में भी 53 आ गया, 53 आ गया। तो यही 53 जो है आ गया। इसका मतलब हुआ क्वेश्चन नंबर पहला का परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 53। अब बात करते हैं मेथड 2, दूसरे विधि से इसी सवाल को बनाते हैं। रुकिए, वो सिखा देते हैं, रुकिए। देखिए मेथड 2, देखिए M2 लिख देते हैं। M2 का मतलब समझिए, मेथड 2। देखिए चलिए, कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है, तो मान लेते हैं दोस्त, अब की बार मान लेते हैं कि वो संख्या ही क्या है? x है। मतलब इस बार x का आंसर आएगा ना तो वही आंसर हो जाएगा, वही संख्या होगी। तो माना कि वह संख्या x है जो 31 से बड़ी है, 31 से बड़ी है, तो सुनिए, तो x में से 31 घटा दिए, अब बराबर 75 से छोटी है तो 75 माइनस एक्स कर दिए। सुनिए क्या बता रहे, सुनिए, x जो है वो 31 से बड़ा है तो 31 माइनस एक्स कर दिए, जबकि वही x 75 से छोटा है तो 75 माइनस एक्स कीजिए। समझिए क्या बता रहे हैं, जहां पर ये हो रहा है वहां पर इक्वल हो रहा है। कहने का मतलब x माइनस 31 बराबर 75 माइनस एक्स, एक केस में इक्वल हो रहा है तो इसीलिए इक्वल दे दिए। मतलब समझिए, जब इक्वल होगा तो x माइनस 31 बराबर 75 माइनस एक्स होगा, और नहीं तो वैल्यू x का आएगा, चेक कर लेंगे, गलत होगा तो चेक कर लेंगे। वो पहला वाला केस में भी आप चेक कर सकते हैं, हर केस में सही होगा, तो वो वाला सही था, ये हो वाला सही होगा। सुनिए इधर देखिए, तो ध्यान दीजिए फिर से,
ये x इधर आएगा, एगो x पहले से है तो x प्लस x हो जाएगा। अब 75 पहले से है, 31 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब बताइए कितना होगा, x प्लस x 2x होगा। अब 5 और 1 6 होगा, और 7 और 3 10 होगा। तो बताइए 2 से काटिए, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। तो जरा से बताइए x बराबर कितना आया, लो 53 आ गया। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। अब आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन गलत है कि सही। यहाँ पर वैल्यू रखिए, x का वैल्यू कितना आया 53। तो बताइए, देखिए चेको करके बता देते हैं। इधर देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है। तो LHS क्या है, LHS है x माइनस 31। तो x का वैल्यू कितना है 53 है, 31 है, तो कितना होगा, 3 में से 1 गया 2 और 5 में से 1 गया तो 5 में से 3 गया तो 2, मतलब LHS 22 आया। तो यो 22 आना चाहिए, अरे यो 22 आना चाहिए। तो देखिए इधर क्या है, कुछ हाँ ठीक, एकदम ठीक, एकदम ठीक, यो 22 आना चाहिए। तो RHS कितना है, RHS है 75 माइनस x। तो 75 और x का वैल्यू कितना है 53 है। 5 में से गया तो 2 और 7 में से 5 गया तो 2। लो LHS बराबर RHS हो गया, अर्थात इक्वेशन मेरा एकदम सही है दोस्त, इक्वेशन मेरा एकदम सही है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना, तीसरी का 4 गुना और जोड़ने पर 191 हो जाए। मतलब वो तीनों संख्या बोल रहा है और ऑप्शन आपको दिख रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्रमिक बोल रहा है ना, क्रम से। तो माना कि पहली संख्या x है, तो अगली संख्या क्या होगा, x प्लस 1 होगा। उसका अगला क्या होगा, x प्लस 2 होगा। और यही ना होता है, पहला अगर 1 है तो अगला क्या होगा, अगला क्रम 2, अगला क्या होगा 3, एक एक जोड़ते चलिए। तो मान लेते हैं, सुनिए सुनिए, पहली संख्या क्या है, ये दूसरा सवाल, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, ये दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर। मान लेते हैं कि पहली संख्या x है। चलिए दूसरी संख्या कितना होगा, x प्लस 1 होगा। तीसरी संख्या कितना होगा, x प्लस 2 होगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहली का 2 गुना, तो पहला कितना है x, 2 से गुना कीजिए 2x। दूसरी का 3 गुना, तो दूसरी कितना है x प्लस 1, इसका 3 गुना, तो मतलब 3 से गुना कर दीजिए। अब फिर क्या बोल रहा है, चौथी का 4 गुना, तो चौथा है क्या, x प्लस 2 का 4 गुना। और सबको जोड़ दें तो लो, सबको बीच में प्लस कर दिए और जोड़े तो कितना आ रहा है, 191 आ रहा है। ये दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए क्या आता है, ये हो जाएगा 2x। और 3 को जब x से गुना करेंगे तो 3x होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और 4 को जब इस 1 से गुना करेंगे तो 4x होगा, प्लस 4 को 2 से गुना करेंगे 8 होगा, और बराबर 191 होगा। तो देखिए x वाला को जोड़िए, 2 और 3 5 और 4 9, मतलब 9x हुआ दोस्त। फिर देखिए बिना x वाला को जोड़िए, तो 3 प्लस 8 11 हुआ, बराबर 191 हुआ। तो यहाँ से 9x बराबर क्या होगा, 191 माइनस 11। तो घटा के देखिए तो कितना आ रहा है, 1 में से 1 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और ये 1। तो देखिए 9 से काटिए, 9 दूनी 18, एगो 0। इसका मतलब ये हो गया कि दोस्त x बराबर 20, और x क्या है, पहली संख्या। तो इसका मतलब संख्या क्या होगा जानते हैं, पहली संख्या x है तो x का आंसर कितना होगा, 20 होगा। और दूसरी संख्या कितना, x प्लस 1, तो x तो 20 है, तो 20 प्लस 1 कितना होगा, 21 होगा। अरे दोस्त तीसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 2, x का वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस 2 कितना होगा, पक्का 22 होगा दोस्त, पक्का 22 होगा। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि बोल रहा है कि 0.7625 दिए गए ऑप्शन में से किसके बीच है, किसके मध्य है, किसके मिडिल में है। तो सुनिए, पहला ऑप्शन है ए में 0.7 और 0.76। इसका मतलब हुआ कि ये लोअर है, कि 0.7 और 0.76 ये जो है, ये इधर 0.76 ये अपर है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो आइए कंपेयर करते हैं। इसका मतलब क्या है, 0.76, तो 0.7 तो है लेकिन 625 नहीं है। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, 0.7 का मतलब क्या हुआ दोस्त, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7, एक और 0 दे दीजिए, कै गो अंक है, 1 2 3 4 गो है, लो 4 गो दे दिए। तो कंपेयर कीजिए 0.76, 0.7
0.7, मतलब समझ में आ रहा है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन अपर लिमिट देखिए 0.76 और 0.7625 है, मतलब समझ रहे ये बड़ा है। ये बोल रहा कि नहीं मेरे अंदर में है, ये गलत बात है, नहीं होगा, समझ में आ रहा, नहीं होगा। अगला बी बात करते हैं, 0.77, तो 0.76 है, यही बड़ा है, यही बड़ा है, और 0.78 के बीच है, नहीं भाई, नहीं नहीं, समझिए ये जो 0.77 है वो 0.7625 से बड़ा है, यही गलत हो गया, तो यह नहीं होगा। अब बात करते हैं सी पे, 0.7625, ये है 0.76, इससे बड़ा होना चाहिए, तो समझ में आ रहा है इससे बड़ा है। अब 0.761, 762 ये बड़ा है, ये बोला नहीं मेरे अंदर ही रहना चाहिए, मेरे अंदर ही रहना चाहिए, जबकि ई बड़ा है, तो ये हो गलत हो गया। डी क्या बोल रहा है, 0.76 से बड़ा होना चाहिए, तो 0.7625, हाँ इससे ये बड़ा है। उसके बाद 0.763 से छोटा होना चाहिए, तो 0.762 ये है, यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब ये छोटा है। अतः क्वेश्चन नंबर 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त, डी होगा, डी, लो लॉक कर दिया, डी होगा आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दोस्त गर्मी बहुत लग रही है, एकदम परेशान है, फिर भी देखिए बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। 5 वर्ष पहले अंशु की माँ अंशु से 3 गुनी बड़ी थी, अब 5 वर्ष बाद अंशु की माँ अंशु से 2 गुनी रह जाएगी, तो आज अंशु की आयु क्या है? और अंशुआ की आयु पूछ रही है, अब मम्मियों है उसमें, तो आप चाहें तो एकोग इक्वेशन लेके बना सकते हैं, दूगो, तो दू वाला थोड़ा मजा आता है, आसान होता है, तो क्या करते हैं दूगो मान लेते हैं, दूगो मतलब क्या समझ, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, तो मान लेते हैं दोस्त, इधर देखिए मान लेते हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, मान लेते हैं कि अंशु की आयु कितना है दोस्त, x माना, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो चलिए फिर से लिख देते हैं, मान लेते हैं कि अंशु की आयु कितना है, x है। उसी समय इधर देखिए अंशु के माँ की आयु y मान लिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोल रहा है 5 वर्ष पहले अंशु की माँ अंशु से 3 गुनी बड़ी थी, तो सुनिए अभी अंशु की माँ की आयु कितना है, y वर्ष, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 5 घटा देंगे ना, तो अंशु की माँ की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष, तो 5 साल पहले समझ में आ रहा, तो अंशु की भी तो आयु कम होगी ना अभी के समय से, तो अभी अंशु का कितना है, x है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। लेकिन 5 साल पहले क्या है भैया, तो अंशु की माँ अंशु से 3 गुनी बड़ी थी, लो अंशु से 3 गुनी बड़ी होगी तो तब वहां पर जाकर के बराबर हो जाएगी। समीकरण का मतलब यही होता है। आइए इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, ये हो जाएगा y माइनस 5 बराबर 3 को x से गुना कीजिए 3x, और 5 तिया 15, तो इधर ध्यान दीजिए कितना होगा दोस्त, तो सुनिए बताते हैं, ये हो जाएगा y, और 3x इधर लेके आएंगे तो माइनस 3x, इधर पहले से क्या है माइनस 15, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, एकदम कैलकुलेशन आप देखते रहिए, देखते रहिए। तो ये कितना हुआ, y माइनस 3x बराबर माइनस 15 में से प्लस 5 गया तो माइनस 10, माना कि समीकरण नंबर 1। हम बेसिक मेथड से बना रहे हैं दोस्त, बेसिक मेथड से। चलिए अब दूसरा केस देखिए क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद अंशु की माँ अंशु से 2 गुनी रह जाएगी, तो सुन लीजिए 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद अंशु की माँ की आयु y प्लस 5 होगा, अरे होगा ना, अभी y है तो 5 वर्ष बाद 5 साल जुड़ जाएगा ना, तो अभी की आयु में जोड़ दिए, तो 5 वर्ष बाद तो अंशु का आयु थोड़ी ना बैठा रहेगा, अभी अंशु का आयु x है तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगा। तो जब इतना होता है 5 वर्ष बाद अंशु के माँ की आयु अंशु की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, तो लो अंशु की आयु में 2 से गुना कर दिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो y प्लस 5 बराबर कितना होगा भैया 2x प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इधर y माइनस 2x, इधर 10 है उधर जाएगा तो माइनस 5, तो कितना होगा इधर ध्यान दीजिए y माइनस 2x बराबर 10 में से 5 गया तो 5। इक्वेशन नंबर 2 हुआ, 2 गो वेरिएबल और 2 गो इक्वेशन, फटाफट सॉल्व कीजिए, फटाफट आंसर लाइए। तो क्या करते हैं 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो एक क्या है
y माइनस 3x बराबर कितना है, -10 है जो 1 है। आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिए काटिए, दोनों y प्लस है तो नीचे वाले को क्या करते हैं, वो पहला समीकरण सुनिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो लीजिए समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो जो माइनस है उसको प्लस कीजिए, जो पहले प्लस है उसको माइनस कीजिए, तो ये y कट गया, तो प्लस 3x में से -2x जाएगा तो पक्का x बचेगा। इधर देखिए +10 में +5 जोड़िए तो कितना होगा, 15 होगा। तो ये x क्या है भैया, ये x क्या है, ये x तो है अंशु की आयु। हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि अंशु की आयु क्या होगी, अतः अंशु की आयु क्या होगी दोस्त। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर ए होगा, 15 वर्ष होगा। चलिए बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। देखिए 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो दी गई दोनों संख्याओं का योग निकाले। अरे सुनिए, अनुपात में बोल रहा है तो मान लेते हैं कि आनुपातिक राशि x है, रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं x है, तो संख्या क्या होगा, तो भैया पहली संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 5x। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल निकालो। मतलब समझिए कि 3x प्लस 5x कितना होगा, 8x। तो 8x बराबर कितना होगा, बस हमें यही निकालना है। इसका मतलब x अगर निकाल लिए, 8 से गुना कर दिए तो कहानी एकदम खत्म। तो सुनिए दिया हुआ है कि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, तो भैया एगो संख्या 3x है, दूसरी संख्या 5x है, तो पहली संख्या 3x में कितना जोड़ देंगे, 12 जोड़ देंगे। प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो भैया इहो में ना 5x प्लस 12 जोड़ देंगे, तो अब यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। ऐसे ही अनुपात में लिखते हैं, ऐसे ही बस यहाँ से एगो इक्वेशन समझ में आ रहा है, एक एगो इक्वेशन बनेगा, एक एगो वेरिएबल है, फटाक से सॉल्व कर लेंगे। कोना कोनी गुना कीजिए, 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 25, 100 है ना तो x हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा। 7 को 3 से गुना कीजिए इंटू x, मतलब 21x, 12 सत्ते 84। बस यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 25x इधर है, अरे भैया 21x को इधर लाइए तो -21x होगा। इधर 84 पहले से पैर पसा कर फैला करके बैठा हुआ है, घसीट के 60 को ले जाइए तो 60 हो जाएगा माइनस, चूंकि इधर प्लस है तो 25x में से 21x जाएगा तो पक्का 4x होगा, और 84 में से 60 गया तो कितना होगा, पक्का यह 24 होगा। 4 से काट दीजिए 6 होगा, इसीलिए x बराबर कितना हुआ, 6 हुआ। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ने माना 8x, x को उठाइए 8x में पटक दीजिए। तो जरा सा बताइए क्या बोल रहा है, संख्या का योगफल। तो बताइए संख्या क्या होगी, योगफल तो क्या हुआ, 8x है ना, अरे 8x योगफल है, तो 8 गुने 6 मतलब 48। तो ये 48 क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 48, 48। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, देखिए हम पढ़ रहे हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि इस मैदान का परिमाप 800 मीटर है तो मैदान की लंबाई क्या है, और ऑप्शन दिया हुआ मीटर में, अब परिमाप भी मीटर में दिया हुआ, एकदम परफेक्ट है। देखिए दोस्त, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। आयताकार मैदान है और लंबाई चौड़ाई का तिगुना है, तो मान लेते हैं कि लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो देखिए इधर क्वेश्चन क्या दिया, लंबाई जो है वह चौड़ाई का तिगुना है, तो भैया चौड़ाई का क्या है, 3 गुना है, माना कि क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ रहा है, मतलब जहां L है वहां 3 भी यूज कर लीजिए, फटाक से हो जाएगा। अब फिर क्या दिया हुआ है, परिमाप 800 मीटर दिया हुआ है, तो यूज करेंगे ना, ऐसे थोड़ी दे दिया है, अच्छा लगने के लिए यूज कीजिए। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो भैया 2 × L + B, यही फॉर्मूला होता है परिमाप का। चारों भुजाओं का योगफल परिमाप देता है दोस्त, परिमाप देता है। तो 2 × L + B कितना दिया हुआ है, 800 मीटर दिया हुआ है, तो 2 से काट दीजिए कितना होगा,
400 मीटर, मतलब L प्लस बी बराबर 400 मीटर होगा। अब देखिए देखिए, L के जगह 3b लिख सकते हैं ना समीकरण 1 से, तो L के जगह लिख दिए कितना 3b प्लस b बराबर 400, तो 3b में एगो b जोड़ेंगे तो 4b, 4b बराबर 400, 4 से काट दीजिए 100 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, b बराबर निकला 100। और हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो हमें बोला जा रहा है निकालने के लिए कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई 3 गुना है, जिस मैदान का परिमाप इतना है, तो मैदान की लंबाई निकालो। हमें लंबाई चाहिए, लंबाई, तो लंबाई बराबर क्या है 3b है ना, तो 3 के जगह 3 है, b का मान 100 निकाले ना, तो 3 गुने 100 कितना होगा दोस्त 300, और ये सब मीटर में है दोस्त, ये भी मीटर में है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 300 मीटर, 300 मीटर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहां से शुरू होता है बाल विकास। समझिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डॉट डॉट समझना चाहिए। और देखते रहिए, बहुभाषिकता की बात होती है, ऐसी कक्षा है जहां पर विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, सीखी जाती है, अध्यापक के द्वारा भी और विद्यार्थियों के द्वारा भी। उसी कक्षा को बोलते हैं बहुभाषिकता। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, सीखी जाती है, ऐसी कक्षा है। तो अध्यापक को बहुभाषिकता में उसको कैसा समझना चाहिए, एगो एगो कक्षा है, सुनिए सुनिए सुनिए, एक कक्षा है, मुकेशबा है, रमेशबा है, सब है, अलग अलग राज्यों से आया है, अरे 100 गो बच्चा है, 75 गो भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। समझ की मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, तो बहुते मातृभाषा वाला है। तो एक शिक्षक को ये बहुभाषिकता वाला क्लास किस नज़र से देखना चाहिए, तो सुनिए बताते हैं। अगर बहुभाषिकता की क्लास होगी ना, इसे एक साधन के रूप में देखना चाहिए। यह एक प्रॉपर्टी है, यह गुण है, यहाँ बच्चे सीखेंगे। बोलिए कैसे, सुनिए बताते हैं, सुनिए बताते हैं, सुनिए सुनिए, इधर देखिए, इधर देखिए। बहुभाषिकता होगी ना, जैसे मराठी होता है तो 50 को 50 बोला जाता है, 11 को 11 बोला जाता है। अपने बिहार में 50 को 50 से, समझ में आ रहा है ना, 11 को 11 बोला जाता है, तो बच्चा सीखेगा ना, इस तरह की भाषा सीखेगा। यह साधन हुआ। कभी बउआ महाराष्ट्र जाएगा तो समझ में आ जाएगा, उपन्यास का मतलब, 11 का मतलब समझ में आ जाएगा। यह एक साधन के रूप में काम करती है, यह एक गुण के रूप में काम करती है। तो सुनिए, सब ऑप्शन बताते हैं, पेडागोजी ये सब ऑप्शन बताते हैं। तो पहला क्या है, नहीं चौथा से पढ़ते हैं। एक व्यवस्थागत मुद्दा है, मतलब यह जो व्यवस्था है एक मुद्दा है, क्वेश्चन मार्क है। भैया क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये साधन है, साधन है। सीखें, अरे मुकेशवा के शिक्षक सीखें, आप सीखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो आप भी नहीं जानते वो भी सीखिएगा उन बच्चों से जो अलग अलग, समझ में आ रहा है, मातृभाषा के हैं। शिक्षक भी सीखता है और बच्चे भी सीखते हैं, दोनों के लिए साधन के रूप में है दोस्त, दोनों के लिए। अतः चौथा आंसर निहायत गलत है, बाहर करें। तीसरा, एक समस्या है। समस्या कैसे भैया, समझ में नहीं समस्या, हाँ, बहुभाषिकता में एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए जो शिक्षण विधियां हैं, जो रणनीतियां हैं, वो तय करना एक चुनौती का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन समस्या नहीं है दोस्त, साधन है। अतः ऑप्शन नंबर 3 गलत है। बात करते हैं दू पे। एक रुकावट है, एक बाधा है। बाधा है, अरे बाधा है नहीं, ये सुविधा है, समझ, सुविधा है, ये गलत ऑप्शन है। 2 भी गलत। तो पहला आंसर क्या है, एक गुण और साधन। हाँ, एक गुण है, आप सीखेंगे उससे, साधन है, सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। अतः क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे बेहतरीन आंसर, और यह पेडागोजी वाला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, सबसे बेहतरीन आंसर 7वां का ऑप्शन नंबर पहला होगा, एक गुण और साधन है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। दिख रहा है बोर्ड पे, आप देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम एक डॉट डॉट और डॉट डॉट, अधिगम एक डॉट डॉट और डॉट डॉट प्रक्रिया है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो सुनिए, अधिगम क्या है, समझ में, आसान चीज है कि टफ चीज है, जटिल चीज है। तो भैया अगर आसान होता ना तो तुरंते हो जाता, एक ही दिन में हो जाता, या 2-4 साल में हो जाता। नहीं, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप स्टेप आगे बढ़िएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, अधिगम का क्षेत्र विस्तार होगा, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। अतः अधिगम आसान नहीं है, लेकिन एक शिक्षक को आसान बनाकर देना चाहिए। तो सुनिए, अधिगम जो है ना एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और सक्रिय है।
सक्रिय मतलब एक्टिव। अगर आप एक्टिव रहिएगा तबे उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ उस जटिल को सीख पाइएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन अधिगम एक, चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है। जटिल तो सही है, निष्क्रिय इनर्ट कोई काम नहीं है अधिगम का, है ना दोस्त। अतः चौथा आंसर निहायत गलत है। अरे बाहर करें। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम एक सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हाँ, अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया हो सकती है, रुचि के अनुसार हो सकती है, लेकिन सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी कठिनाइयों का स्तर भी बढ़ता जाएगा, लेवल ही बढ़ता जाएगा, इसीलिए आसान नहीं बोल सकते हैं दोस्त, आसान नहीं बोल सकते हैं। तो यह जो है ऑप्शन नंबर 3 निहायत गलत है, बाहर करें। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम एक सरल और रैखिक है। अधिगम सीधा है, कभी ज्यादा सीखिएगा कभी कम सीखिएगा, समझ ना। तो ग्राफ ऐसा थोड़ी स्ट्रेट लाइन जाएगा, स्ट्रेट लाइन जेबे नहीं करेगा, कर्व की तरह ग्राफ बनेगा दोस्त, कर्व की तरह। सीधा ग्राफ स्ट्रेट नहीं बनेगा, सरल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, रैखिक भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। रैखिक मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। तो अतः ऑप्शन नंबर 2 भी निहायत गलत है। तो अधिगम क्या है? एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है दोस्त, सक्रिय पर जटिल भी है और एक्टिव रह करके सीखी जाती है। अतः क्वेश्चन नंबर 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय। अब पहला ऑप्शन है कोई भूमिका नहीं है, विद्यालय की कोनो भूमिका नहीं है। समाजीकरण मतलब क्या होता है कि समाज में रहकर समाज के नैतिक मूल्यों को समझना, उसके व्यवहार को समझना, उसके चीजों को समझना, मतलब अपने में सामाजिकता का गुण स्थापित करना। यह विद्यालय में नहीं होती है, विद्यालय में भी होती है, समाज में भी होता है, परिवार में होता है, अरे नौनों को गाँव में होता है, रिश्तेदारों के यहाँ होता है, मित्रों के यहाँ भी होता है। लेकिन ये बोल रहा है कि विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है तो काहे समाज में विद्यालय है? समाज से 1 लाख किलोमीटर दूर खोल दिया जाता। अतः पहला आंसर निहायत गलत है दोस्त, निहायत गलत है। ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय की बहुत कम भूमिका है। नहीं दोस्त, विद्यालय की भी भूमिका है, विद्यालय की भी भूमिका कम नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर 2 निहायत गलत है, बाहर करें। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय प्राथमिक कारक है, प्राथमिक एजेंसी है। नहीं दोस्त, प्राथमिक एजेंसी सुनिए क्या क्या है। घर है, परिवार है, समाज है, मित्र है, ये सब प्राथमिक है। प्राथमिक मतलब प्रथम आवश्यक, ये ना रहा तब द्वितीय की जरूरत पड़ेगी। गांव में मुखिया होता है ना, उप मुखिया भी होता है। जब मुखिया है ये है तो उप मुखिया के सैन को लेकर के क्या करोगे? जब मुखिया कहीं चला जाए, मर मुरा जाए, तब उप मुखिया वैलिड रहेगा, उसके सैन की अहमियत तब ज्यादा रहेगी। तो वही बात है, प्राथमिक एजेंसी, प्राथमिक समाजीकरण की पहले होती है, और जो बाद में ऑप्शनल होता है, इसके न रहने पर यह होगा, वह द्वितीयक कहलाता है, गौण कहलाता है। तो विद्यालय जो है द्वितीयक है। क्यों? क्योंकि भैया 6वें साल में बच्चा विद्यालय में जाता है, तब तक समाजीकरण का गुण आ गया रहता है। अतः ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्त, 4 होगा। चलिए बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 की, कि कक्षा में प्रभावशाली, आप बोर्ड पे देखिए, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना किस तरह से होनी चाहिए? 2 खाली स्थान है दोस्त, 2। सुनिए पूरा पढ़ते हैं ऑप्शन रख करके। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम, इफेक्टिव अधिगम, कि बच्चा सीखे, जिंदगी में यूज करे, सार्थक अधिगम करे, बेहतरीन, उसी को बोलते हैं दोस्त प्रभावशाली, इफेक्ट पड़ना। वैसा अधिगम के लिए पहला ऑप्शन सहयोगिक वातावरण की रचना करना चाहिए, बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण की। एकदम सही बात है। विद्यालय में अधिगम के लिए सहयोग की बात होनी चाहिए, एक दूसरे से सहयोग से सीखे, मास्टर के सहयोग से, विद्यार्थी के सहयोग से, सहयोग की बात हो रही अधिगम में दोस्त, तो बेहतरीन अधिगम होता है। अतः पहला आंसर एकदम सही है। डॉट में रखते हैं, डॉट में क्या, यही आंसर होगा। दूसरा बात करते हैं कि समझ में आ रहा है, प्रतिस्पर्धी का सहयोगी नहीं, कंपटीशन होना चाहिए बजाय सहयोग के। तो भैया कंपटीशन, समझ में आ रहा है, छोटा बच्चा के लिए कंपटीशन मायने नहीं रखता है, तो कंपटीशन वाला आंसर नहीं, आंसर अच्छा होता है दोस्त, नहीं अच्छा आंसर होता है। अतः 2 गलत है। तीसरा भयावह, डरावना, समझ ऐसा होना चाहिए, समझ रहे, वातावरण की रचना करना चाहिए बजाय सुसाध्य के। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा क्या बोल रहा है, कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए
तीसरा, भयावह वातावरण की रचना करना चाहिए बजाय सुसाध्य के। भयावह, डरावना, और ऐसा होना चाहिए। गलत है भैया, गलत है, आगे क्या पढ़े, बाहर कीजिए। चौथा, प्रतिस्पर्धक होना चाहिए सुसाध्य के बजाय, ये हो गलत है, कंपटीशन वाला नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा, सहयोगिक, और दूसरे में भरा जाएगा प्रतिस्पर्धिक, मतलब कंपटीशन दोस्त, कंपटीशन। तो चलिए, ये था डिस्कशन। तो अब आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्त, पूरी तरह से समझ जहन में उतर गया होगा। फिर भी अपने तरह से बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं, जितना संभव होता है दोस्त उतना दे रहे हैं। तो वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है दोस्त। और अपना अगर ऑफलाइन क्लास डीपली डिटेल में वो वाला पढ़ाई एक के बार में रिजल्ट हो, एक ही बार में, और बेहतर 120-25 से मैं प्लस की बात, ऊपर की बात करता हूं, तो आइए हमारे ऑफलाइन बैच में चल रहा है सुबह 7:30 से 10 बजे तक, और शाम में 3 से 5:30 बजे तक बेहतरीन अधिगम के लिए, सार्थक अधिगम के लिए, सिंगल अटेम्प्ट में सीटेट बेहतरीन नंबर से क्वालिफाई करने के लिए जुड़े सार्थक सीटेट क्लासेज दरभंगा से दोस्त। फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर शाम के 7 बजे एक नए एनर्जी, नए उमंग और नए जोश के साथ। तब तक अगर दोस्त एक बात और, अगर चैनल, ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल पर, समझो, अगर सेशन पसंद आया हो तो पक्का सब्सक्राइब करके जाए अगर पहली बार है तो, और मित्रों को भी शेयर करें। तब तक दोस्त सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें दोस्त। जय हिंद, जय भारत।